हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किया था, अब हम स्टीरियो कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हमने डेफिनेशन देखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर एटम्स का लिंकेज डिफरेंट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता ही है, एटम्स का लिंकेज भी सेम होता है पर एटम्स का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो ये लिखते हैं इसके डेफिनेशन। इट अराइजेस ड्यू टू difference in the spatial arrangement। तो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो अगर एटम्स का या किसी ग्रुप्स का तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होता है। इन ए पेयर ऑफ stereo isomers, molecular formula is same, degree of unsaturation is same, structural formula is same, IUPAC name is same, लेकिन डिफरेंट क्या है, स्टीरियो chemical formula is different। अब ये है क्या, इसका मतलब समझते हैं। सारा कुछ तो सेम है, सिर्फ स्टीरियो केमिकल फार्मूला डिफरेंट है। तो इसकी क्लासिफिकेशन ये मैं समझाऊंगा अभी क्या है ये, एक बार इसकी क्लासिफिकेशन लिख लें। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ये अभी इनमें से कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ लिख लो। फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशनल, और एक है कॉन्फर्मेशनल। जो कॉन्फ़िगरेशनल होते हैं ये आइसोलेबल, और जो कॉन्फर्मेशनल होते हैं ये नॉन आइसोलेबल। क्या मतलब है इसका, कि जो कॉन्फ़िगरेशनल होते हैं इनको आप अलग अलग कर सकते हो। एक बॉक्स में एक आइसोमर, दूसरे बॉक्स में दूसरा आइसोमर, अलग अलग कर सकते हो। कॉन्फर्मेशनल को आप अलग अलग कर ही नहीं सकते, आप ऐसा कर ही नहीं सकते एक डब्बे में एक रख दिया दूसरे में दूसरा रख दिया, बिकॉज वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। समझेंगे इस बात को डिटेल में। और ये जो कॉन्फ़िगरेशनल होते हैं
इनका आगे क्लासिफिकेशन है इनैंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स का क्या होते हैं? मिरर इमेज, इनको मिरर इमेज बोला जाता है, मिरर इमेज आइसोमर्स। जो डायास्टीरियोमर्स हैं ये हैं नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स। तो डायास्टीरियोमर्स दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल डायास्टीरियोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल डायास्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स दो होते हैं, इराइथ्रो और थ्रियो। इराइथ्रो एंड थ्रियो। तो ये क्लासिफिकेशन एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शुरू कर रहा हूँ। आज सिर्फ ज्योमेट्रिकली पढ़ा पाऊंगा। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे स्टीरियो आइसोमरिज्म ना। अगर आपको इंटरेस्ट इसमें आ गया तो ये बहुत अच्छा इंट्रीगिंग टॉपिक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है मैं पहले समझा देता हूँ। थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तब तक एक काम करो, मैं ना लिख देता हूँ, आप लोग लिख लो। मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि शोर हो रहा है ना, लेकिन आप लिख लो, ठीक है? मैं लिख देता हूँ।
तो इसको समझते हैं क्या है ये। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है, तो ना इसमें आपको थोड़ा ना ज्योमेट्री का आइडिया होना पड़ेगा, इसमें शेप्स का, इनकी शेप्स क्या होती है क्या। तो क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग अभी करा नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा साथ में बताता रहूँगा। हमने हाइब्रिडेशन तो कर ली, ये कार्बन sp2 है क्योंकि ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी sp2 है। जो sp2 कार्बन होता है ना, उसकी शेप होती है प्लेनर। तो ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, ये प्लेन ऑफ बोर्ड में ही है, इसकी शेप यही है जो मैंने बनाई है। ये 3 डायमेंशनल है ही नहीं मॉलिक्यूल, ये प्लेनर ही है मॉलिक्यूल। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, ये ऐसा रोटेट नहीं करेगा। तो करता कौन है रोटेट? सिंगल बॉन्ड करता है रोटेट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ साइड में, C सिंगल बॉन्ड C, मान लो मैं ये लेता हूँ ClH CH3, इधर भी ये HCl एक Br, कुछ ले लो। अब क्या है ना, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, ये इस तरह से रोटेट कर सकता है। जैसे पेन और कैप, आप पेन के ऊपर कैप चढ़ा दो तो कैप पेन के ऊपर रोटेट कर सकता है। इसी तरह से सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होती है, बट डबल बॉन्ड ऐसे रोटेट नहीं करता, वो फिक्स होता है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? फिक्स क्या है, रोटेट कौन करता है? एक बार मुझे बता दो। यस सर। यस सर। यस सर। तो क्योंकि ये रोटेट नहीं करता ना, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कौन कौन से हैं? डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड किसी भी 2 एटम के बीच में हो सकता है, 2 कार्बन के बीच में हो सकता है, 1 कार्बन और 1 नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है, 2 नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है। अगर डबल नहीं करता, ट्रिपल कहाँ से करेगा? ट्रिपल भी रोटेट नहीं करेगा। रिंग में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता नहीं है। इन 4 सिस्टम्स की वजह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, बिकॉज ये 4 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स हैं। एक और पढ़ेंगे डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, तो 5 पढ़ेंगे टोटल। अब क्या है देखो, अब ये मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। मैं एक और मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C CH3 Cl CH3 Cl। अब ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स का अगर आप IUPAC नेम लिखोगे वो सेम आएगा। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो लिंकेज ऑफ एटम्स है वो भी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? ऊपर देखो, CH3 और CH3 में डिस्टेंस है इतना, यहाँ देखो CH3 और CH3 में डिस्टेंस है इतना। मान लो इस डिस्टेंस को हम L1 बोलते हैं, इस डिस्टेंस को L2 बोलते हैं। L1 विल नॉट बी इक्वल टू L2, डिफरेंट होंगे ये। तो ये डिफरेंस, इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कि आइडेंटिकल ग्रुप्स में डिस्टेंस डिफरेंट हो गया 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। अब क्योंकि ये रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। आप मॉलिक्यूल 1 को मॉलिक्यूल 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज आर सेपरेट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है इस तरह से। तो इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई भी सबको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? यस सर। तो डेफिनेशन देखो, आइसोमरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट डिस्टेंस between identical groups in a restricted rotation system is called geometrical isomerism। तो नीचे एग्जांपल है, फिर ऊपर मैंने कुछ कंडीशंस लिखी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की।
यहाँ लिख सकते हो 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अब क्या इस मॉलिक्यूल का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, ये देखना है हमको। क्या कर सकते हो आप, इन दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज कर लो। क्या अभी ये दोनों आइसोमर है? आंसर इज नो, दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ये सेम ही मॉलिक्यूल है, कोई डिस्टेंस नहीं बदला किसी में भी, सेम मॉलिक्यूल है। देखो आप किसी मॉलिक्यूल को ना उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो, पलट सकते हो। मैं क्या करूँगा, मान लो ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ये ऐसे मान लो कार्डबोर्ड की तरह मॉलिक्यूल है। इस कार्डबोर्ड का उल्टा पुल्टा कुछ मर्जी कर दो आप, तो अगर मैं इसको उठा के पलट दूँ तो यही बन जाएगा ना। देखो इसको उठा के पलट दिया रोटी की तरह, जैसे एक तरफ है पलट दिया दूसरी तरफ कर दिया, तो वो यही नहीं बन जाएगा। देखो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसको उठा के पलट दो, क्या वो ये नहीं बन जाएगा? यस नो बताओ। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब ये दोनों सेम है। आप मॉलिक्यूल को पलट सकते हो, कुछ मर्जी कर सकते हो, वो अलाउड है आपको। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर वाले को चाहे पलट लो तब भी वो ऊपर सेम नहीं बनने वाला। देखो आप, क्या इसको पलट दोगे तो वो नीचे वाला बन जाएगा? 1 को पलट के नीचे वाला 2 बन जाएगा? बनेगा? कुछ बताओ। ये No, sir. नहीं बन सकता वो। ये आप इस बात को आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? दिख रहा है ना आपको ये बात होता हुआ, Yes, sir. कि आप Yes, 1 sir. को पलट के 2 नहीं कर सकते। वो 1 2 तभी बनेगा जब ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन हो जाए, वो की पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए 1 और 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स हैं, बट ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं। ये आइडेंटिकल क्यों हो गए? क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स सेम थे, आपने पलट दिया, वो तो नीचे आ गया, फिर ये, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो नहीं करेगा। तो इन दोनों का सेपरेट होना ज़रूरी है और इन दोनों का सेपरेट होना ज़रूरी है, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। यही लिखा है ऊपर मैंने कंडीशंस। कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है? प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एट ईच एंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, दूसरा उस सिस्टम के एंड में ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, नहीं तो डिस्टेंस बदलेगा किस में। सो ये एग्जांपल आपके सामने है। ये तो एक हम चार्ट बनाएंगे। अच्छा, इसको ना सिस ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं, ये नोट कर लो। ये होता है सिस, जब दोनों ग्रुप एक साइड हों। जब ग्रुप ऐसे ऑपोजिट हो तो ट्रांस, सिस और ट्रांस। तो अब आपको बताना है, तो बस आपको यही चेक करना है क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरा, क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के एंड पे ग्रुप डिफरेंट है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ए बी सी, सी मतलब कार्बन है, सी डबल बॉन्ड सी ए बी, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? करेगा, यस, क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है। और भी ये इस तरह से है, सी डबल बॉन्ड सी ए बी,
ए बी। तो ये मैंने सिस ड्रॉ किया, इसी तरह ट्रांस बन जाएगा, एक कोई एक ए बी पलट दो एक साइड वाला, तो ये करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल है 1 2 ए बी सी डबल बॉन्ड सी ए डी। क्या ये करेगा, बताते जाओ, यस नो। ये करेगा, मैं दोनों बना देता हूँ, देखो सी डबल बॉन्ड सी ए बी डी, एक ये हो गया, ये सिस है, ए और ए एक साथ है, सी डबल बॉन्ड सी ए डी और बी, ये ट्रांस है, ए और ए ऑपोजिट हैं। फिर देखो थर्ड, ए बी सी ई और डी, ये भी करेगा। हालांकि इसमें सिस ट्रांस नहीं बोल सकते आप, इसमें ई और जेड बोला जाता है, वो कैसे बोलते हैं मैं सिखाऊंगा, मैं पहले बना देता हूँ। ए बी ई डी, ई डी कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो मैंने एक ये हो गया, ए डी बी और ई। तो यहाँ देखो बी और ई में डिस्टेंस यहाँ कुछ अलग था, यहाँ कुछ अलग है, तो बदल गया ना डिस्टेंस, तो इसलिए है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन इसको सिस ट्रांस नहीं बोलते, इसको ई जेड बोलते हैं, ई जेड आइसोमर्स। किसको ई बोलते हैं, किसको जेड बोलते हैं, इसका एक रूल होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो ये करेगा शो, यस ये करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो। फोर्थ ए सी डबल बॉन्ड सी ए बी, क्या ये करेगा, नहीं करेगा ये, बिकॉज ये आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए, ए और ए, ये ग्रुप सेम हो गए ना, तो ये नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो। तो बस ये है, सिंपल सी चीज़ है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। स्टीरियोजेनिक सेंटर का डेफिनेशन लिख लो। स्टीरियोजेनिक सेंटर ये क्या है, द डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है ना, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आएगा, ये मैं बताता हूँ। ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म is called stereogenic सेंटर। तो डबल बॉन्ड हो, चाहे रिंग हो, चाहे कोई कायरल सेंटर हो, जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमरिज्म अराइज होता है, उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। जैसे ऊपर देखो, ये डबल बॉन्ड था जो ये वाला, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज हो रहा है। स्टीरियो आइसोमरिज्म कुछ भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, वो ऑप्टिकल हो सकता है। ऊपर हमने देखा ना इतने सारे स्टीरियो आइसोमरिज्म के टाइप्स, इतने सारे हैं देखो, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये इनैंशोमर्स। तो जिस भी सेंटर की वजह से अराइज होता है उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला CS3
CH, डबल बॉन्ड CH, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। तो टेबल बनाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और स्टेरियोजेनिक सेंटर। पहला तो ये बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो करता है या नहीं करता। तो आपको चेक क्या करना है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम चेक करना है। ये रहे 2, 1 और 2। दूसरा क्या चेक करोगे, इस सिस्टम के पास जो कार है वो ग्रुप्स डिफरेंट हैं। देखो इस कार्बन के ऊपर कौन लगा है, एक तो H लगा है, दूसरा ये पूरा ग्रुप लगा है। इस कार्बन की बात करूँ मैं, इस वाले की, यहाँ क्या लगा है, एक H लगा है और दूसरा ये पूरा ग्रुप लगा है। सो H एंड पूरा ग्रुप दीज आर डिफरेंट। मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो इस मॉलिक्यूल को खोल के लिखता हूँ मैं, CH CH3। मैंने इस कार्बन को खोला है, इस कार्बन को, तो इस कार्बन के साथ H लगा है, CH3 लगा है, डबल बॉन्ड C H। अब ये वाले कार्बन को खोल रहा हूँ मैं, ये वाले को H, फिर C, बाकी सारा ग्रुप लगा दो, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, इस तरह से। अब देखो, अब दिख जाएगा आसानी से। ये जो आप देख रहे हो ये है डबल बॉन्ड, और यहाँ भी ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए दिस इज अ स्टीरियोजेनिक सेंटर, दिस वन, दिस डबल बॉन्ड। इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज होगा। ऐसे ही ये जो 2 लिखा मैंने, यहाँ पे भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है डबल बॉन्ड, और दूसरा ये हाइड्रोजन लगा है और CH3 लगा है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और एक पूरा ग्रुप ये लगा है, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ दिख जाएगा क्लियर, नीचे देखो ये रहा C, ये डबल बॉन्ड। इस कार्बन के अलोंग दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक H है, एक CH3 है। इस कार्बन के आसपास दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक H है, एक ऊपर वाला पूरा ग्रुप है, डिफरेंट है। तो ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो इसमें 2 है स्टीरियोजेनिक सेंटर, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगला फिर CH3 CH, डबल बॉन्ड CH CH CH2। चलो मुझे इसमें बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? यस और नो बताओ पहले। तो सर ये करेगा। ये देखो ये है स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक ये नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं है स्टीरियोजेनिक सेंटर, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप HH सेम हो गए। तो ये नहीं है, ये वाला है, क्योंकि इसमें ग्रुप भी डिफरेंट है और डबल बॉन्ड भी है। तो एक तो है ना, तो करेगा शो। ऐसे में एग्जांपल्स करता जाता हूँ, किसी को डाउट हो पूछ लेना। थर्ड CH3 CH, डबल बॉन्ड CH CH, डबल बॉन्ड CH CH, डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये तो करेगा शो। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 1 2 3 है स्टीरियोजेनिक सेंटर। फोर्थ एग्जांपल देखो, ये नहीं करेगा स्टीरियोजेनिक सेंटर 0, क्योंकि देखो ये रहा डबल बॉन्ड, पर ये ग्रुप डिफरेंट, ये तो डिफरेंट है ग्रुप, ये और ये, पर ये तो सेम होगा ना, इधर ये वाला सेम है। तो जब रिंग हो जाए तो रिंग में आप ग्रुप कैसे चेक करोगे? तो क्या करना है, रिंग में एक बार आपको क्लॉकवाइज ट्रैवल करना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करना है। आप देखोगे क्या इन्वायरमेंट सेम था, आपको सेम चीज़ें मिली। अगर आंसर यस आता है तो वो आइडेंटिकल ग्रुप कहलाएगा।
यहाँ पे वो आइडेंटिकल है। एक नॉन आइडेंटिकल एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखो 5th, यहाँ देखो ये करेगा। अब ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये डबल बॉन्ड एक है स्टीरियोजेनिक सेंटर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को करेगा। क्यों भाई? देखो अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो आपको पहले कार्बन मिलेगा, मतलब CH2 मिलेगा पहले, फिर CCl2 मिल रहा है। अगर आप ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हो तो पहले CCl2 मिल गया, डिफरेंट हो गया एनवायरनमेंट, इसलिए दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आप बना भी सकते हो इसका आइसोमर, नीचे किसी दो को इंटरचेंज कर दो, आपको लग जाएगा पता कि इसका आइसोमर बन चुका है। इसलिए ये करेगा शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो और एग्जांपल देखें अगर हम, ये बताओ, यस नो बता दो बस मुझे, करेगा नहीं करेगा? यस करेगा। करेगा। ये रहा यस सर करेगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये रहा। ये करेगा? यस सर करेगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर ये एक है, स्टार जो मार्क कर रहा हूँ मैं। ये बताओ करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? कार्बन की जरूरत करेगा। ये नहीं करेगा बिकॉज ये सेम हो गए ग्रुप, CH3 एंड Me। अरे ये सेम होता है, मिथाइल मतलब CH3 होता है, Me मतलब मिथाइल, तो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो नहीं करेगा ये। बस इसी तरह से। तो ये हमने जो भी एग्जांपल देखे, ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से, तो इसकी पहले कंडीशन लिख लो आप कि रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर होना है तो उसकी क्या कंडीशन है। एटलीस्ट 2 sp3 members of a ring must be substituted and each of such member must have 2 different substituents। क्या कह रहा है ये? जो रिंग है, रिंग में एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ना वेज और डैश का मैं यूज़ करूँगा। ये जो मैंने प्लेन बॉन्ड, ऐसे तो वैसे प्लेन नहीं होता ये रिंग
ऐसे बनाया मैंने, ये मैं जो डार्क कर रहा हूँ ना, डार्क का मतलब होता है टूवर्ड्स द व्यूअर, ये आपकी तरफ आ रही है, ये वाली रिंग की ये वाले साइड आपकी तरफ आ रही है, और वैसे मुझे दिखाना ऐसे चाहिए, अगर ये आपकी तरफ आ रही है तो जो बाकी है वो आपसे दूर जाएगा, ऐसे डैश। लेकिन ये थोड़ा दिखाने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा दिया जाता है, ऐसे भी रिंग के केस में ऐसे भी दिखा दिया जाता है बस, हालांकि एग्जैक्ट ये है, एक्यूरेट ये है, पर वैसे भी दिखा दिया जाता है। तो जो मैंने डार्क कर दिया ये आपकी तरफ आ रही है साइड। अब 3 डायमेंशनल थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो अब मान लो ये है कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है और H लगा हुआ है, और ये कार्बन है, इधर भी CH3 लगा है और H लगा हुआ है। वहाँ पे वो जो कार्बन है पीछे मैंने कुछ शो नहीं किया, मतलब 2 हाइड्रोजन लगे हैं, वो तो अंडरस्टूड है। तो अब देखो एक है ये और एक है ये, CH3 H नहीं, CH3 H। अब देखो ये दोनों ग्रुप्स जो है ना, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये दोनों। आप इसको उल्टा पुल्टा कर लो चाहे, क्या आप उल्टा पुल्टा करके 1 और 2, 1 को 2 बना सकते हो? यस नो बताओ। आप उल्टा सकते हो उसको, बॉन्ड नहीं तोड़ने आपको, लेकिन बिना बॉन्ड को तोड़े क्या आप 1 को 2 में कर सकते हो? कुछ उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो? यस और नो बताओ। कैन यू कन्वर्ट 1 to 2? नो सर। नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है सबको? एक ही तरीका है 1 को 2 Yes, में करने sir. का कि आप बॉन्ड तोड़ो। ये वाला बॉन्ड तोड़ के नीचे लेके आओ, तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो बॉन्ड थोड़ी तोड़ने हैं, इसलिए 1 और 2 डिफरेंट है। डिफरेंस क्या आया? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पहले डबल बॉन्ड था, अब रिंग हो गया। तो कंडीशन क्या है? एटलीस्ट देखो रिंग है ना, तो रिंग में एक कार्बन 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा रिंग में आने के लिए। जैसे ये वाला कार्बन देखो, 2 तो यहीं चले गए, एक इधर, ग्रीन से करता हूँ मैं, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ग्रीन से भी नहीं दिख रहा, रेड से देखो, एक इधर एक इधर। तो रिंग में अगर कार्बन है तो वो 2 तो ऐसे रिंग की वजह से ही बना लेगा बॉन्ड। जो बाकी 2 एटम बचे, अगर उन्होंने डिफरेंट होना है तो वो डाई सब्स्टिट्यूट होना पड़ेगा यहाँ पे। ये रहा, दिस कार्बन मस्ट बी sp3, ये भी sp3 है। तो इस तरह के 2 sp3 कार्बन तो होने पड़ेंगे। sp3 का मतलब क्या होता है? एक कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो वो sp3 हो जाता है। तो रिंग में इस तरह के 2 sp3 कार्बन होने चाहिए, और उन 2 sp3 कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। मैं रिपीट करता हूँ, रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तब अराइज होगा जब रिंग में कम से कम 2 sp3 कार्बन हो। sp3 मतलब क्या? ऐसा कार्बन जिसने 4 बॉन्ड बनाए हों, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हों। तो मैंने यहाँ दिखाए बनाए हुए हैं 4 सिग्मा बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स ने, और उन दोनों कार्बन्स पे जो sp3 हैं, जो 2 ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट हो, तब ही शो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दिखाने का तरीका होता है। एक और तरीका है ऊपर वाले दिखाने का, एक काम कर ऊपर वाले को मैं एक और तरीके से दिखा सकता हूँ। ये बना लो रिंग, मैंने बॉन्ड जो है वो सिंपल नॉर्मल लाइन से ड्रॉ किए, मतलब वो प्लेन ऑफ पेपर में है। ये मैंने ड्रॉ किया है वेज। वेज मतलब आपकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स द व्यूअर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया डैश।
मतलब अवे फ्रॉम व्यूअर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेज, मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर। ये डैश अवे फ्रॉम व्यूअर। ये वेज टुवर्ड्स द व्यूअर डैश अवे। अब इधर मैं दिखाता हूँ डैश, नहीं डैश तो हो ही गया ना, चलो डैश पे एक सेकेंड दोबारा करता हूँ। डैश इधर आ गया मेरे से, इधर वेज होना था। वेज टुवर्ड्स द व्यूअर, यहाँ एच रख लो, अवे फ्रॉम व्यूअर CS3। अब ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ऊपर वाला ही है, कुछ नहीं है, ऊपर वाला ही ड्रॉ किया मैंने, ड्रॉ करने का ढंग अलग है। तो वेज लिख लेते हैं, वेज मतलब टुवर्ड्स व्यूअर, जो देखने वाला उसकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स व्यूअर। सॉलिड डार्क लाइन है ना, डार्क लाइन है जो। डैश अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर, देखने वाले से दूर। नॉर्मल लाइन मतलब प्लेन ऑफ पेपर। पेपर के प्लेन में ही है। चलिए, तो ये रिप्रेजेंट करने का ढंग है। तो ये रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको वेज डैश में ही बना के दे, ऐसे भी दे सकता है बना के। वो आपको समझना है कि कहाँ पे क्या है। अब ये करेगा शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्यों? ये वाला कार्बन sp3 है, एक एच लगा दिखाया नहीं हुआ, ये sp3 है, तो दो हो गए sp3 कार्बन, और दोनों कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसके मुझे बनाने हो तो कैसे बनाऊंगा, देखो मैं। बन गया ना, ये सिस है, सेम ग्रुप सेम साइड पे आ गए, सिस। अब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड चले गए, तो ये ट्रांस है। अगर मुझे सेम को दूसरा तरीके से रिप्रेजेंट करना होता तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, देखो। H और H सेम साइड पे हैं, CS3 सेम साइड पे, देखो। और यहाँ पे H और H ऑपोजिट चला गया, CS3 ऑपोजिट चला गया। ये अलग अलग तरीके हैं इनको दिखाने के, एक ही मॉलिक्यूल है वो, मतलब एक ये दोनों तो अलग अलग हैं, सिस ट्रांस। सो इस तरह से दिखा सकते हैं, मतलब ये दोनों सेम है, ये वाले जो मैंने बॉक्स में डाल दिए ना, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है और ये दोनों सेम है। वो दिखाने का ढंग बस अलग है। कैसे पता चला? CS3 और CS3 यहाँ ऑपोजिट है, यहाँ पे भी CS3 ऑपोजिट है, सेम ग्रुप ऑपोजिट चला गया, इस तरीके से। और एग्जांपल देखते हैं इसका। ये देखो, अब यहाँ पे ये 3 कार्बन है, तीनों sp3 हैं,
1 2 तीनों sp3 और तीनों पे ग्रुप डिफरेंट है, तो ये करेगा शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आपको 2 ही चाहिए थे ना, यहाँ 3 हो गए तो चलेगा। तो कैसे बनेंगे इसका, देखो ये आप करो। तो ये आएगा, एक तो क्या है, तीनों मिथाइल ग्रुप आप एक तरफ कर दो, तीनों मिथाइल एक तरफ कर दिए मैंने। दूसरा 2 एक तरफ कर दो और एक तरफ कर दो, 2 बनेंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके बनाइए, कितने बनेंगे बनाओ। एक डैश पे रख दिया मैंने, एक ये बन गया। फिर आप ऐसे कर लो, ये डैश पे रख दिया, फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। ऑपोजिट वाले डैश पे रख दूँ, 4 बनेंगे टोटल इसके। इस तरह से सिंपल सिंपल सा है। तो रिंग की वजह से बस आपको यही बात याद रखनी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कब होगा, जब रिंग में एटलीस्ट 2 कार्बन sp3 हों और उन दोनों कार्बन में ग्रुप डिफरेंट लगे हों बस। और डबल बॉन्ड की वजह से कब होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जब डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन है उन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। तो हमने 2 चीज़ें कर ली, तीसरी हम करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड। तो इसके लिए बस एक नोट लिख लीजिए, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड inside the ring, the size of ring must be either 8 membered or larger। तो डबल बॉन्ड के रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड अगर है और आप चाहते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे, तो पहली कंडीशन क्या है, रिंग का साइज कम से कम 8 तो होना चाहिए, 8 से बड़ा भी चल सकता है। रीज़न क्या है, फॉर स्मॉल साइज रिंग्स ट्रांस isomer is highly unstable and doesn't exist
जो छोटे रिंग होते हैं ना, मतलब 8 मेंबर से छोटे, उसके लिए ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, सिस कर सकता है। तो अगर ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर वो कैसे करेगा, शो नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, ये एक 8 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एच और एच देखो डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हैं, ये सिस है, एच और एच सेम साइड पे हो गए, ट्रांस कैसे होगा? ये ट्रांस है, देखो एक एच इधर एक एच इधर, ये ट्रांस हो गया, इसी का ट्रांस है ये, सिस और ट्रांस। तो ये है आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल। फिर एक और पॉइंट लिख लीजिए, फॉर 8, 9, 10 membered cyclo alkenes, cis is more stable than trans। 8, 9 और 10 मेंबर्ड के लिए सिस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, बट फॉर 11 membered और larger cycloalkenes, trans is more stable than cis। 8, 9, 10 के लिए तो सिस ज़्यादा स्टेबल है ट्रांस से, लेकिन 11 या उससे बड़े के लिए ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। ये ना स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर स्टेबल, तो उसमें ये पॉइंट आपको काम आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो अब कुछ एग्जांपल करते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, BR। तो अब देखो मैंने 3 चीज़ें बता दी, एक तो डबल बॉन्ड, एक रिंग, एक डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। आपको तीनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्योंकि ये कार्बन के ऊपर दोनों जगह डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इसमें एक ही है स्टीरियोजेनिक सेंटर और कोई नहीं है। रिंग है, लेकिन रिंग में ऐसे दो sp3 कार्बन नहीं है जो डिफरेंट ग्रुप लगे हों, और रिंग का साइज़ 8 से छोटा है, इसलिए रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो नहीं करेगा शो GI, तो इसलिए एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसमें। सेकेंड, ये 8 मेंबर रिंग बनाया मैंने, पता नहीं कितना बन गया, दोबारा बनाऊंगे। 8 मेंबर बनाना चाहता हूँ। चलिए, तो अब देखते हैं इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। एक तो ये रहा, दूसरा देखो ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन भी sp3 है, और इन दोनों कार्बन में ग्रुप डिफरेंट लगे हैं। कौन से? एक H लगा है यहाँ पे देखो और एक H लगा है, तो आपको कौन से ग्रुप कंपेयर करने हैं डिफरेंट? एक ही कार्बन के साथ लगे हुए जो वो ये वाला ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाला ग्रुप। सिमिलरली
दिस ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ग्रुप। तो रिंग में दो ऐसे कार्बन हैं जो sp3 हैं एंड बोथ दीज कार्बन हैव डिफरेंट ग्रुप्स। तो रिंग एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया, रिंग की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगा। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, इसकी वजह से भी होगा बिकॉज रिंग 8 मेंबर्ड है। तो इसमें टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 है और एक करेगा शो GI। ये बात समझ में आई भी सबको? यहाँ पे इस एग्जांपल में तीनों चीज़ें क्लब हो गई। अगर ये बात समझ में आती है मुझे बता दो प्लीज़ एक बार। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 3 चीज़ें पढ़ ली हमने, डबल बॉन्ड, रिंग, डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन है कि वो डबल बॉन्ड के पास में जो कार्बन है, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और रिंग में कंडीशन है, रिंग में हर कार्बन एटलीस्ट 2 ऐसे कार्बन होने चाहिए जो sp3 हों और उन दोनों कार्बन में जो ग्रुप लगे हों वो दोनों कार्बन में जो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, डाई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कार्बन, वो डिफरेंट होना चाहिए। और डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, तो रिंग का साइज 8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स इट। फिर हम पढ़ेंगे अगला, इनके ना नंबर ऑफ आइसोमर पे क्वेश्चन आते हैं। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दो केस करना है इसके। केस 1, व्हेन एल्कीन हैज डिसिमिलर एंड्स। ये रिंग पे नहीं लगेगा फार्मूला, रिंग पे नहीं लगना, स्ट्रेट चेन वाले पे लगेगा ये फार्मूला जो लगा रहे हैं। जब सिमिलर डिसिमिलर एंड, सेम नहीं एंड, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 2 raised to the power n, where n is number of stereo centers. Case 2, when alkene has similar ends, एल्कीन के एंड सिमिलर हों। अब इसमें 2 केस आएंगे, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए फिर इसके क्वेश्चन कर लेंगे। फर्स्ट, इफ n इज इवन, तो नंबर ऑफ GI जो होगा 2 raised to n minus 1 प्लस 2 raised to n upon 2 minus 1। B part, if n is odd, अगर n odd है तो नंबर ऑफ GI होगा 2 raised to n minus 1 प्लस 2 raised to n minus 1 upon 2। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला याद रखना होगा आपको। कैलकुलेट GI फॉर फॉलोइंग। इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको पता करना है।
तो इसके एंड्स सिमिलर है डिसिमिलर है, पहले ही देखते हैं। डिसिमिलर एंड वो होते हैं मतलब उसके सेंटर पॉइंट में एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, तो उस चेन उसके तरफ दोनों चेन एक जैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसमें कोई कितने कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो बीच वाला कार्बन ये 4th होगा। इस 4th कार्बन के आसपास देखो जो एंड पॉइंट है वो सेम नहीं है। एंड मतलब दिस होल पार्ट एंड दिस होल पार्ट, दीज आर नॉट सिमिलर, तो ये डिससिमिलर एंड वाला मॉलिक्यूल है। तो ये तो सीधा लग जाएगा फॉर्मूला, एक स्टेरोजेनिक सेंटर ये रहा, एक ये रहा, तो 2n। जब डिससिमिलर एंड होते हैं तो फॉर्मूला क्या है, ये रहा 2n, और n की वैल्यू यहाँ 2 है। तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ GI हो जाएगा 2 4। ये डिसिमिलर एंड्स था। चार बनेंगे इसके। अगला देखो क्वेश्चन, नंबर ऑफ GI बताना है आपको। अब देखो ये है सिमिलर एंड, देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो आप, इस लाइन के दोनों तरफ जो एंड है वो सिमिलर है, मतलब ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप सिमिलर है ये, तो ये सिमिलर एंड वाला है क्वेश्चन। तो सिमिलर एंड है। अब देखना है स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो n की वैल्यू 2 है, मतलब n इवन है। तो जब n इवन होता है तो नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1 प्लस 2n/2 -1, और n की वैल्यू 2 है। 2/2 -1 प्लस 2/2 -1, 2/1 प्लस 2/0 3। तो उसके 3 बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस तरह से। तो आज हमने क्या क्या किया, मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ। आज हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टडी करे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने तीन केस देखे हैं, एक तो डबल बॉन्ड की वजह से, दूसरा रिंग की वजह से, तीसरा डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग की वजह से। डबल बॉन्ड की वजह से GI तब होता है जब वो डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, दोनों कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। रिंग की वजह से GI तब होता है जब रिंग में एटलीस्ट 2 कार्बन sp3 हों और उन दोनों कार्बन पे ग्रुप्स डिफरेंट लगे हों। डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग की वजह से GI तब होता है जब रिंग का साइज़ 8 या उससे बड़ा हो। फिर हमने नंबर ऑफ़ GI के क्वेश्चन देखे हैं। नंबर ऑफ़ GI का ये फार्मूला है, अगर सिमिलर एंड्स हैं तो डिससिमिलर एंड्स हैं तो 2n, और अगर सिमिलर है तो इवन के लिए अलग है फार्मूला और ऑड के लिए अलग है फार्मूला। तो इतना हमने आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में करा है।